आज की जो पहली स्टोरी है इस एपिसोड की वो मेरी हॉरर जॉनर्स में से फेवरेट कैटेगरी में से एक है। पुराने ज़माने में जब खेती बाड़ी किया करते थे लोग तो अमूमन उन्हें रात के औकात में भी अपने खेतों में रुकना पड़ता था और तब समटाइम्स कुछ ऐसे पैरानॉर्मल केसेस विटनेस किए गए थे कि जो नहायत नाकाबिले फरामोश बन चुके थे लोगों के लिए और आम अल्फाज में उन्हें बयान करना काफ़ी मुश्किल था। सो आज की पहली स्टोरी भी इसी इंसिडेंट इसी इवेंट से रिलेटेड है और इसके अलावा भी जितनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर की गई हैं दोज आर वेरी स्पूकी स्टोरीज। तो आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्केरी होने वाला है। सो अपने अपने दिल थाम के बैठिए। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है शेयर करने के लिए तो आप आइदर व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू अपनी स्टोरीज लिखकर शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। अस्सलामुअलैकुम सनावर भाई, मेरा नाम मूसा है और मैं अपने मामू की स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि काफ़ी खौफनाक है। उनके साथ ये वाक़या 2013 में पेश आया। वो गांव में रहते थे नानी और नाना जान के साथ। मेरे मामू मेरी अम्मी से 5 साल छोटे हैं। नाना अब्बा की 3 एकड़ की ज़मीन थी जहाँ नाना अब्बू के साथ मेरे मामू खेती बाड़ी किया करते थे और साथ में अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर रहे थे। वहाँ उन्होंने बहुत सारे स्केयर क्रोज भी लगाए थे ताकि परिंदे ना आए और फसल ख़राब ना हो। नाना की ज़मीन घर से 3 किलोमीटर दूर थी। मामू अगर काम में कभी कभार लेट हो जाते तो खेतों में एक कमरा बना हुआ था जहाँ पर वो सो जाया करते थे। उस कमरे में 2 खिड़कियाँ थी जो बाहर का मंजर दिखाती थी। लेकिन एक दफ़ा मामू अपने काम में लेट हो गए और उधर ही रात रहने का इरादा कर लिया। वो आकर कमरे में लेटे और सो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो उठ गए क्योंकि उन्हें घबराहट सी हो रही थी। उन्होंने उठकर पानी पिया और कमरे से बाहर निकले। उनके कमरे में एक बल्ब था और एक टॉर्च थी उनके पास। खेत में कोई रोशनी का जरिया नहीं था, तो जब वो बाहर आए तो सामने सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा था। जो बल्ब की रोशनी कमरे की हदूद से जहाँ तक फैल रही थी बस उतना हिस्सा वाज़िया हो रहा था और साथ में उनकी टॉर्च की रोशनी थी। अब इसी दौरान उन्हें पायल की चनकार सुनाई दी। ये सुनकर मामू डर गए क्योंकि इतनी रात को कौन पायल पहनकर घूमेगा, वो भी खेतों में। उन्होंने टॉर्च ऑन करके देखा तो उन्हें चारों तरफ सिर्फ स्केयर क्रोज ही नज़र आ रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उन स्केयर क्रोज की तादाद ज़रूरत से ज़्यादा नज़र आ रही थी, यानी कि इतने स्केयर क्रोज उस खेत में लगाए नहीं हुए थे जितने नज़र आ रहे थे। और साथ ही साथ पायल की चनकार भी सुनाई दे रही थी। अब मामू जान को बहुत खौफ महसूस हो रहा था कि वो इसी दौरान वापस कमरे में आकर बैठ गए। लेकिन जैसे ही वो कमरे में बैठे उनको पायल की आवाज़ और तेज़ सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ें अब करीब से आ रही है। कुछ देर ऐसा होने के बाद सब आवाज़ें बंद हो गईं, लेकिन मामू के कमरे की खिड़की अचानक ज़ोर से बजने लगी। यूँ लग रहा था जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से उसे हाथ से मारा है, लेकिन खिड़की क्योंकि खुली हुई थी और बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था तो कौन खिड़की बजा रहा है जबकि हवा भी नहीं चल रही, ये सब मामू को उस दौरान समझ में नहीं आ रहा था। जब आयतुल कुर्सी पढ़ी और दुरूद पढ़ा तो इन दोनों के कमाल से मामला बेहद ठंडा हो गया और फिर वो कंबल ओढ़कर सो गए। अगले दिन उन्होंने नाना नानी को बताया तो उन्होंने इमाम साहब से इस बारे में रुजू किया और इमाम साहब ने मामू पर दम किया और उसके साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि दोबारा शाम के बाद खेत में ना रुके। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली मुर्तज़ा है और मैं साहिवाल से हूँ। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये आज से तकरीबन 10-12 साल पुरानी है। ये वाक़या मेरे ताया अब्बा के घर पेश आया। मेरे ताया अब्बू के 4 बेटे और 4 बेटियाँ। उनका एक बेटा नॉर्मल नहीं था और उसका नाम घर वालों ने मस्त रखा हुआ था। वो छत की तरफ देख के कोई इशारे किया करता था। शायद कुछ था जो सिर्फ उसे नज़र आता था, दूसरों को नहीं। मेरे ताया अब्बू के घर के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में टेरेस पर एक कमरा बना हुआ था। वो इतना इस्तेमाल नहीं होता था तो लिहाजा उसे एज ए स्टोर रूम ही इस्तेमाल किया जाता था। कोई सामान हो जो ज़रूरत का ना हो उसे उस कमरे में रख दिया जाता था। कुछ दिन बाद ताया अब्बा के बेटे की शादी के लिए घर की मुरम्मत करने का फ़ैसला किया गया तो उन्होंने उस रूम को गिरा दिया जो कि टेरेस पर बना हुआ था। जब उस रूम को गिराया गया तो फिर हमारे हमसायों ने बताया कि उस रूम को गिराने के बाद उस रूम के नीचे आग निकली और रात तो किसी के रोने की आवाज़ें आती रही। अब अल्लाह जाने उस रूम में ऐसा क्या था क्या नहीं कि शायद जन्नात के बच्चे थे जो उस रूम में गिरने की वजह से मारे गए थे। बस तब से वो मखलूक उन घर वालों के पीछे पड़ गई। एक रोज़ ताया अब्बू रात को बाथरूम गए
उस दौरान उन्होंने देखा कि छत पे कोई औरत खड़ी है जो कि नीचे की तरफ देख रही है। फिर 2 दिन बाद मेरे ताया अब्बू के बेटे को रात को किसी ने जगा कर पूछा कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, और फिर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ ताया अब्बा की बेटी को किसी ने बेड से उठाकर नीचे दे मारा। इस तरह की एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पर होने लगी। ताया अब्बा घर एक कारी साहब को लेकर आए जो इन चीज़ों में माहिर थे। कारी साहब ने पढ़ाई की और घर वालों को गोश्त घर लाने से मना किया और ख़ुद चले गए। अब कुछ दिन बाद ताया अब्बा के बेटे ने शरारत की और वो घर बकरे का गोश्त ले आया और उसे बाद में पकाया भी। लेकिन जैसे ही वो गोश्त बनाया और खाया तो ताया अब्बा की जो बीवी हैं उनका एक पाँव उस दौरान कमरे में था और एक बाहर था कि उसी दौरान वो पोजेस्ड हो चुकी थी। कोई उन्हें खींचकर बाहर ले जाना चाह रहा था। घर वालों ने उनको पकड़ा लेकिन वो अपना गला मुसलसल दबा रही थी। उनकी आवाज़ भारी और आंखें लाल हो चुकी थी। जब भाई ने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया तो उनको गुस्सा आने लगा। उनकी बाजू अगर ना पकड़ते तो वो अपना गला दबा लेती। दोबारा फिर उन्हीं कारी साहब को बुलाया गया तो कारी ने सारे घर वालों को रूम से बाहर निकाल दिया और अमल शुरू किया, और इस बार वो कामयाब रहे। और उस दिन के बाद से घर में किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना नहीं किया गया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रोशान है और मैं वाकेंड से हूँ। मैं आपकी वीडियोस बहुत पहले से देख रही हूँ। फॉर सम रीजंस हम एबटाबाद शिफ्ट हो गए थे। जिस घर में हम शिफ्ट हुए उधर सबसे कॉर्नर वाले रूम को ड्राइंग रूम बना दिया और वो मोस्टली बंद ही रहता था। अब लॉकडाउन चल रहा था तो ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो मैंने उस रूम को एज अ स्टडी रूम सेलेक्ट कर लिया। मैं सुबह चली जाती थी ड्राइंग रूम में और मगरिब की नमाज के बाद बाहर आती थी। काम बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि मैं एक न्यू कमर थी। अब एक दिन मैं फजर के टाइम उठी और सोचा कि उसी रूम में जाके नमाज भी पढ़ लूँ। मैं उधर चली गई, नमाज अपनी शुरू की कि मुझे अपने कंधों पर एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। मैंने नज़रअंदाज किया और नमाज पर फोकस किया, जिसके बाद मैं सो गई। 8 बजे मेरी पहली क्लास थी और जैसे ही सारा दिन मेरा रूम में गुजर गया। 8 बजे मेरी पहली क्लास थी और फिर उसके बाद ऐसे ही सारा दिन मेरा उस कमरे में गुजर गया। खाना खाने के लिए बाहर गई थी। अब मगरिब की नमाज के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस कमरे में कोई और भी है, और मैं उस टाइम स्लीप पैरालिसिस से रिलेटेड वीडियोस देख रही थी और मुझे कभी भी स्लीप पैरालिसिस खुद नहीं हुआ। अब हुआ ये कि अचानक कमरे में एक अजीब सी खुशबू आई और मैंने उस खुशबू को सूंघते हुए, महसूस करते हुए कमरे में आवाज़ लगाकर कहा कि अगर यहाँ पर कोई है तो सुन लो, मुझे किसी भी गैर मामूली चीज़ से डर नहीं लगता। और उस टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिस टाइम मैं उठी बाहर जाने के लिए मुझे बाकायदा तौर पर किसी से धक्का लगा और बहुत ज़ोर से लगी मुझे, जिसके बाद मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और बाहर आ गई। और उसी रात मुझे ज़िंदगी में पहली बार स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस भी हुआ, जिसमें मैंने ये देखा कि एक काला साया है जो कि मेरा गला दबा रहा है। फिर उस दिन के बाद मैं दोबारा कभी ड्राइंग रूम में नहीं गई और ना ही मैंने इस चीज़ को अपने जहन पर हावी होने दिया। इसके अलावा जब हम वाक एंड में रहते थे तो वहाँ हमारे सामने वाले घर के ऊपर वाले पोर्शन में एक फैमिली शिफ्ट हुई थी और उन्हें वहाँ पर शिफ्ट हुए तकरीबन 1 महीना हुआ था। हमारा भी ऊपर वाला पोर्शन था, इसलिए वो घर क्लियर नज़र आता था। अब क्योंकि हमारा भी घर ऊपर वाले पोर्शन में था तो हमारे घर से वो घर काफ़ी साफ नज़र आता था। वो फैमिली बहुत इंट्रोवर्ट सी थी क्योंकि किसी ने कभी उनको देखा नहीं था कि कौन लोग हैं, किधर से आए हैं और कैसे हैं। अब एक रोज़ हुआ इस तरह से कि रात के 9 बजे का वक्त था और उनके घर से चीखों की आवाज़ें आईं और बहुत ही ज़्यादा अजीब थी क्योंकि उनके बच्चे चीखते हुए स्ट्रीट में आ गए थे। वो आंटी और उनके बच्चे देखने में यूँ लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सहमे और डरे हुए थे। पहली बार उस फैमिली का इंटरेक्शन बाकी सारे सोसाइटी के मेंबर्स के साथ हुआ और एक अजीब बात ये थी कि वो बच्चे एक ही बात को बार बार दोहरा रहे थे कि बिल्ली इंसान बन गई। उनकी सबसे बड़ी बेटी 10 साल की थी। उसने बताया कि हमारे घर में 6-7 बिल्लियाँ आईं और उनमें से एक बिल्ली अचानक इंसान बन गई। जब उसने ये बात बताई तो उसकी वालिदा ने उसे फ़ौरन चुप होने को कह दिया और कुछ देर बाद उस फैमिली के जो सरबराह थे, जो कि उनके हस्बैंड और फादर थे, वो आए और घर लॉक करके चले गए। फिर दोबारा अगले दिन वो दिन के टाइम आए और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चले गए। मालूम हुआ कि वो लोग वहाँ से शिफ्ट कर गए हैं एक ही रात के अंदर। बाद में जब उस फैमिली के बारे में पता चला तो सुनकर हम सब बेहद हैरान हो गए। मालूम हुआ कि ये हस्बैंड और वाइफ काले जादू में मुलविस थे।
और उस घर से बहुत अजीबोगरीब तावीज़ भी मिले। वो घर इस इंसिडेंट के बाद 1 साल बाद रेंट पर चढ़ा था। जब तक वो घर रेंट पर नहीं लगा था, रात को उस घर की तरफ देखते हुए भी खौफ महसूस होता था। न जाने वो मियाँ बीवी इस घर में किस किस्म का काला और घिनौना अमल करते थे। अल्लाह ताला हम सब को काले जादू की नहूसत से बचाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मरियम है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। उम्मीद है कि आप और सारे देखने वाले खैरियत से होंगे। मैं आपके चैनल को तब से फॉलो कर रही हूँ जब आपका नाम द ग्राफिकल डूड था, और तब से मुझे आपका कंटेंट बेहद पसंद है। मेरे अब्बा जान की नेवल सर्विस होने की वजह से हमें कराची मूव होना पड़ा सियालकोट से, और उस वक्त मैं 3 साल की थी। तो हमारी सारी एक्सटेंडेड फैमिली, सब रिश्तेदार सियालकोट में ही रह गए, जहाँ हम हर साल सिर्फ वेकेशन मनाने ही जाया करते थे। ये बात 2013 की है, जब मैं 13 साल की थी और हम 4 साल बाद सियालकोट गए थे। हमसे मुराद मेरी अम्मी, मुझसे 2 साल बड़ा भाई और मैं। अब्बा और सबसे बड़े भाई कराची में ही थे। सियालकोट में जाकर मेनली हमारा स्टे नाना अब्बा के घर ही होता था, लेकिन वहाँ से हम बाकी रिश्तेदारों की तरफ भी चले जाते थे और स्टे भी कर लेते थे, जो कि कुछ 1 या 2 वीक्स तक का होता था। उस बार भी ऐसा ही हुआ। अब क्योंकि हम 4 साल बाद गए थे तो सब इंतहाई खुश हो रहे थे हम सबसे मुलाकात करने पर, और सबकी कोशिश थी कि हम उनकी तरफ ज़्यादा दिनों के लिए रुकें। उसी मिलने मिलाने में हमारा प्रोग्राम अम्मा जान के पुप्पो के गांव में जाने का बन गया। उनके घर हमने स्टे किया। मैं बहुत खुश भी थी क्योंकि वहाँ पर मेरे सारे कज़न्स थे जो कि मेरे हम उम्र भी थे, तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड थी सबसे मिलने के लिए। अब होता इस तरह से था कि वहाँ पर जो मेरी एक आंटी थी, उनसे मैं रोज़ रात को मामूल के मुताबिक हॉरर स्टोरीज सुना करती थी, क्योंकि मुझे हॉरर स्टोरीज़ में शुरू से बेहद इंटरेस्ट रहा है, और वो भी जो कि सच्चे वाक़यात हों, ना कि मनगढ़ंत हों। जिन आंटी से मैं स्टोरी सुना करती थी वो मेरी अम्मी की कज़न है और रिश्ते में हमारी खाला लगती हैं, तो उनसे रात में रोज़ कोई ना कोई मैं ऐसी हॉरर स्टोरी सुना करती थी, और वो भी ज़िद करके, और ये मेरा मामूल बन गया था। अब रोज़ क्योंकि ये होने लगा था तो साथ ही मेरे दिल में एक खौफ भी बैठने लगा। अब एक दिन उसी गांव में अम्मी की खाला का घर भी था। वहाँ से दोपहर में वापस अम्मी की फुप्पो के घर में आ रही थी। क्योंकि गर्मियाँ थीं तो तपती दोपहर में गलियाँ सुनसान होती थी। मोस्टली लोग सो रहे होते थे और घर से नहीं निकलते थे। मैं अपनी गली से एक गली पहले में पहुंची तो वहाँ मेरे उल्टे हाथ पर एक घर था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने चलते हुए ऐसे ही बिना कुछ सोचे उस घर के अंदर नज़र दौड़ाई तो सामने का नज़ारा देखकर मुझे बहुत अजीब लगा और बहुत वहशत भी महसूस हुई। मैं देखती हूँ कि सामने सहन के उस पार पिलर के साथ जंजीरों से एक लड़की को बांधा गया हुआ है, जो कि कोशिश कर रही है कि किसी तरह उस जंजीर से आज़ाद हो जाए। उस लड़की की हालत दिखने में बहुत उलझी हुई थी और अजीब सी थी। मैं खड़े खड़े उसे देखने लगी, ये सोचते हुए कि उस बेचारी को ऐसे क्यों बांधा रखा है, कि अचानक उसने अपना रुख मेरी तरफ किया। वो जिस तरह अपनी गर्दन मोड़कर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ देख रही थी, काफ़ी फिल्मी और ड्रामेटिक सीन था। और जैसे ही उसने मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ रुख किया तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। उसके देखने का अंदाज बेहद गैर मामूली था और कोई भी देखता तो खौफज़दा हो जाता। मैंने हिम्मत की और वहाँ से भाग के अपनी गली में आके घर में घुस गई। ग्राउंड फ्लोर पर ज़रूरत के अलावा कोई आता नहीं था, मोस्टली सारे फर्स्ट फ्लोर पर होते थे। मैं भागकर ऊपर गई और ऊपर आने तक मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि पीछे से मुझे कोई देख रहा है। खैर ऊपर आई, मैंने पानी पिया और अपनी सांस बहाल की और ख़ुद को नॉर्मल किया, लेकिन किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर कुछ दिन गुजरे, मेरे अब्बू भी कराची से सियालकोट आ गए। वो भी अम्मी की फुप्पो, जो कि अब्बू की खाला लगती हैं, उनकी तरफ आ गए। वहाँ साथ अम्मी के चाचा का घर भी है, तो उन्होंने एक दिन हम सब के लिए दावत ऑर्गेनाइज़ की, तो हम उनके घर दावत खाने के लिए चले गए। अब हुआ ये कि हम उनके घर गए, किसी रीज़न की वजह से मैं हवा खाने टेरेस पर चली गई खाना खाने के बाद। तो हैरान कुन बात ये थी कि उस टेरेस से वो घर नज़र आता था जहाँ पर मैंने उस लड़की को जंजीरों में बंधे हुए देखा था। और उस दिन मैंने उस लड़की को जंजीरों में नहीं बल्कि अपने ही घर की छत पर देखा था, जो कि अपने घर की छत पर टहल रही थी। और जब मैं अपने टेरेस से यानी कि अपनी खाला के घर के टेरेस से उसे देख रही थी तो उस लड़की ने फ़ौरन अपनी तवज्जो मेरी तरफ कर ली। न जाने कैसे पर उसे एहसास हो गया था कि उसे कोई देख रहा है, और वो देख उसे मैं रही थी और उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था।
ये देखकर मैं काफ़ी खौफज़दा हो गई और दोबारा मैं नीचे आ गई और नीचे आकर मैंने अपने सारे बड़ों से इस मामले के बारे में रुजू किया और मैंने ये दोनों किस्से उनको बताए। वो जो पहले मैंने जंजीरों में उस लड़की को देखा वो भी, और जो आज मैंने उसे टेरेस पर देखा था ये भी। दोनों वाक़यात मैंने सामने रखे और उनसे पूछा कि आखिर ये मामला क्या है। तो तब उन बड़ों ने मुझे बताया कि इस बच्ची के साथ मामला थोड़े गैर मामूली हैं। काफ़ी अर्सा पहले गाँव के बाहर एक स्कूल होता था जहाँ पर एक मखसूस हिस्सा था जिससे सारे स्टूडेंट्स को मना किया गया था कि कोई भी स्टूडेंट उस हिस्से में ना तो जाएगा और ना ही वहाँ पर गंदगी करेगा। लेकिन फॉर सम रीज़न इस लड़की ने वहाँ पर हाजत की जिसकी वजह से इसके ऊपर जिन्नात ने धावा बोल दिया और आज ये लड़की पोजेस्ड है और इस कदर पोजेस्ड है कि इसे जंजीरों में बांधना पड़ता है। जब तक कोई इसका घर वाला इसकी ज़ेरे निगरानी के लिए इसके साथ मौजूद ना हो तब तक इसे बांधे रखते हैं और दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे खौफ में इजाफा भी हुआ, लेकिन साथ ही मुझे उस लड़की के बारे में बहुत बुरा भी लग रहा था। फिर हमारा वेकेशन क्योंकि ख़त्म हो गया था तो हम सियालकोट से वापस कराची चले गए। इसके बाद 2016 तक मेरा दोबारा कभी सियालकोट में चक्कर नहीं लगा और उसी दौरान मुझे खबर मिली कि उस लड़की की डेथ हो गई है। मेरी दुआ है और आप सबसे भी इल्तिजा है कि उस लड़की की मगफिरत की दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला हमें ऐसे सारे केसेस से, ऐसे सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, इवेंट से बचाए और हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। मैं और मेरी बहन घर में अकेले थे। हमारे वालिद साहब काम पे गए हुए थे और मामा मेरे भाई ताईजान के घर गए थे। रात के 10 बज रहे थे। हम दोनों अकेले थे कमरे में कि हमें उसी दौरान बाहर से किसी की चहलकदमी की आवाज़ सुनाई थी। हमें ये लगा कि शायद हमारे पापा काम से वापस आ गए हैं, तो हमने इतना गौर नहीं किया। फिर कुछ टाइम बाद दोबारा हमें कमरे के बाहर से किसी की चहलकदमी सुनाई थी। मैं और मेरी बहन ने जब बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। फिर साथ वाले कमरे के बाथरूम में लाइट ऑन थी। मेरी बहन ने आवाज़ दी कि पापा आप आ तो नहीं गए घर में, पर आगे से कोई जवाब नहीं आया। उसने 3-4 बार पूछा पर जवाब आगे से मौसूल नहीं हुआ। फिर बाथरूम के दरवाजे के नीचे से हमने गौर किया तो हमें एक साया हिलता हुआ नज़र आया, जैसे कि कोई बाथरूम के अंदर मौजूद है। मैं और मेरी बहन डर गए। हमने अपने रूम में जाकर रूम का दरवाज़ा और खिड़कियां दोनों लॉक कर दी। फिर कुछ टाइम बाद वो साया हमारे कमरे के दरवाजे के नीचे से नज़र आ रहा था। जब हमने नीचे से देखा तो कोई नहीं था। फिर बाद में फुटस्टेप्स की आवाज़ें आने लगीं, वो भी बहुत तेज़। मेरी बहन ने फ़ौरन मामा को कॉल मिलाई और उन्हें सब बताया, तो उन्होंने हमें हिदायत दी कि कमरे से बाहर नहीं आना जब तक मैं घर नहीं आती। फिर कुछ टाइम बाद वालिदा घर आ गई, लेकिन हमें उस दौरान बाहर जाने से डर लग रहा था। फिर जब आवाज़ आना बंद हुई तो हमने जल्दी से दरवाज़ा खोला और वालिदा अंदर आ गई। फिर हमने अपनी वालिदा से पूछा कि आखिर ये माजरा क्या था। फिर जो उन्होंने बात हमें बताई वो सुन के हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमारी वालिदा ने बताया कि इस घर में जो लोग पहले रहा करते थे उनकी एक बेटी थी जिसने खुद को इस घर में मार दिया था। ये बात पहले हमें इसलिए नहीं बताई गई थी कि हम डर ना जाएं। फिर 1 महीने बाद हमने वो घर चेंज कर दिया। उसके बाद से हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो दिन मैं और मेरी बहन कभी नहीं भूल सकते। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।